समंदर के बीचों बीच तैरते एक बंद कंटेनर में फंस गई यह प्रेग्नेंट महिला, जिसके पास ना खाना, ना पानी और ना ही किसी की मदद की उम्मीद। हालात तब और बिगड़ गए जब उसे उसी माहौल में अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। अब हर मिनट करीब आती मौत जैसा था, लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने उसी कंटेनर में अपने बच्चे के साथ पूरे 30 दिन तक जिंदा रहकर नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया। यह है नोवेयर की अनबिलीवेबल सर्वाइवल कहानी। फिल्म की शुरुआत स्पेन से होती है, जहाँ खाने पीने के सभी रिसोर्स लगभग खत्म हो चुके हैं, जिस कारण पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है और जो थोड़ा सा रिसोर्स बचा हुआ है उसे पाने के लिए हर कोई खून खराबा करने पर उतर आया है। साथ ही आसपास के देशों ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने लोगों को बचाने के बजाय जनसंख्या कम करने का फैसला कर लिया है, ताकि कम रिसोर्स का इस्तेमाल हो और हालात को काबू में किया जा सके। सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया गया, लेकिन जब इससे भी हालात नहीं संभलते तो सरकार अगला कदम उठाती है कि प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके बच्चों को मार देना चाहिए। मकसद साफ था, नई पीढ़ी को जन्म लेने से पहले ही रोक देना, ताकि बचे हुए रिसोर्स ज्यादा समय तक चल सके। इसी डरावने माहौल में हम मिलते हैं मिया और उसके पति निको से। मिया प्रेग्नेंट है, इसलिए इस जगह पर उसके लिए सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो चुका है। अब आखिरकार मिया और निको सब कुछ दांव पर लगाकर इस बेरहम दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं, कहीं दूर एक नई शुरुआत की उम्मीद में। तस्करों के जरिए वे एक बंद कंटेनर में छिप जाते हैं, जो उन्हें देश से बाहर ले जाएगा। कंटेनर के अंदर चारों तरफ डर का माहौल है। उनके सहमे चेहरे साफ बता रहे हैं कि यह सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने देश से बाहर जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। इसलिए अगर कोई देश छोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत वही मार दिया जाएगा, और यह बात कंटेनर में बैठा हर इंसान जानता है। इसी डरावने माहौल के बीच कंटेनर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, और इसी अंधेरे और खामोशी के बीच मिया और निको की बातचीत से उनके पास्ट का दर्द पता चलता है कि उनकी एक बेटी पहले भी थी, जिसे सरकार उनसे छीन चुकी है। वो अब जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। निको सच्चाई मान चुका है कि उनकी बेटी अब मर चुकी है। यह सच्चाई मिया भी अच्छी तरह से जानती है, पर मानने की हिम्मत नहीं कर पा रही। कुछ देर बाद ट्रक अचानक रुक जाता है और तभी कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिश होने लगती है, जिसकी आवाज सुनते ही अंदर बैठे सभी लोग डर से जम जाते हैं। तभी निको धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर बाहर की स्थिति समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक कंटेनर का दरवाजा खुल जाता है और बाहर के कई लोग एक साथ कंटेनर के अंदर घुसने लगते हैं। खुशकिस्मती से ये लोग अधिकारी नहीं है, बल्कि इन्हीं की तरह बेबस लोग हैं, जिन्हें तस्कर कंटेनर में भर रहे हैं ताकि वे भी देश से बाहर निकल सके। कंटेनर के अंदर जगह पहले से ही काफी कम थी। अब और लोगों को अंदर धकेले जाने पर धक्का मुक्की होने लगती है और हालात काबू से बाहर होने लगते हैं। स्थिति बिगड़ती देख एक गंजा आदमी अचानक हवा में गोली चलाता है। गोली की आवाज गूंजते ही पूरा इलाका खामोश हो जाता है। तभी गंजा आदमी आदेश देता है कि सामने दूसरा कंटेनर खाली है और कुछ लोग वहां शिफ्ट हो जाओ। ये कहते ही उसके आदमी जबरन लोगों को बाहर निकालकर दूसरे कंटेनर में ले जाने लगते हैं। निको जो दरवाजे के सामने खड़ा था, उसे भी भीड़ का हिस्सा समझकर दूसरे कंटेनर में ले जाने लगते हैं। निको उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह इसी कंटेनर का है, पर उसकी बात नहीं सुनी जाती और उसे बाहर निकालकर कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बेबस मिया कंटेनर की दीवार में बने एक छोटे से छेद से बाहर झांकती है और आखिरी बार निको को दूर ले जाते हुए देखती है। मिया देखती है कि निको को एक 107 नंबर वाले कंटेनर में ले जाया जा रहा है। फिर घबराई हुई मिया तुरंत निको को कॉल करती है। कुछ सेकंडों की बेचैनी के बाद निको कॉल उठा लेता है और उसकी आवाज सुनते ही मिया को थोड़ी राहत मिलती है। फिर मिया घबराते हुए पूछती है कि अब वे दोबारा कैसे मिलेंगे, इतनी भीड़ में एक दूसरे को कैसे ढूंढ पाएंगे। निको खुद भी डरा हुआ होता है, लेकिन मिया को संभालने के लिए शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं सामने वाले कंटेनर में हूँ जो तुम्हारे कंटेनर के साथ ही रखा जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कंटेनर एक ही जगह पर उतारे जाएंगे। निको मिया को भरोसा दिलाता है कि वह उसे ढूंढ लेगा। साथ ही वह उसे चेतावनी भी देता है, किसी पर भरोसा मत करना और हमेशा सतर्क रहना। इतना कहकर कॉल कट जाती है। कुछ ही देर बाद कंटेनर शिपिंग यार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद कंटेनर फिर रुकता है और बाहर से अधिकारियों की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुन कंटेनर के अंदर छिपे सभी लोग सांस रोकर थम जाते हैं। तभी मिया कंटेनर की दीवार में बने उस छोटे से छेद से बाहर झांकती है और देखती है कि एक एक करके सभी कंटेनरों की तलाशी ली जा रही है और अधिकारी हर जगह फैले हुए हैं। डर और घबराहट के बावजूद मिया खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। तभी अधिकारियों के कदमों की आहट धीरे धीरे कंटेनर के पास आकर रुकती है और फिर एक अधिकारी कंटेनर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और टॉर्च की रोशनी से कंटेनर के
हर एक कोने को ध्यान से देखने लगता है। पर काफी देर की तलाशी के बाद भी उसे अंदर किसी इंसान के होने का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन तभी अधिकारी को कंटेनर में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कंटेनर बाहर से जितना बड़ा है उसके मुकाबले अंदर से वह थोड़ा छोटा है। इसी बात से अधिकारी समझ जाता है कि अंदर क्या गड़बड़ है। अधिकारी अचानक ऊंची आवाज में कहता है, जो भी अंदर छुपा है बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ अगर तुम खुद से बाहर आ गए तो जिंदा बख्श दिए जाओगे, लेकिन अगर हमें ढूंढना पड़ा तो गोलियां चलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसकी धमकी सुनते ही कंटेनर के अंदर छिपे सभी लोग डर जाते हैं। पर अधिकारियों पर भरोसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसी बीच मियां दिमाग लगाकर चुपचाप कंटेनर के सबसे अंधेरे कोने में जाकर छिप जाती है और यही एक फैसला उसकी जिंदगी बचा लेता है, क्योंकि मियां के वहां पहुंचते ही अचानक कंटेनर के चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड में अंदर छिपे सभी लोग मारे जाते हैं। केवल अंधेरे कोने में छिपी मियां किसी तरह बच जाती है। कुछ देर बाद अधिकारी कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं और यह पक्का करते हैं कि अंदर कोई जिंदा तो नहीं बचा, और जब उसे कोई हलचल दिखाई नहीं देती तो वह मान लेता है कि सभी लोग मर चुके हैं। इसके बाद वह अपने साथियों को आदेश देता है कि सभी लाशों को ठिकाने लगा दो, मानो यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। जो सुन उसके साथी कुछ ही मिनटों में सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मियां अब भी कोने में चुपचाप छुपी थी। वह तब तक हिलने की हिम्मत नहीं करती जब तक सभी अधिकारी कंटेनर से बाहर निकलकर दूर नहीं चले जाते। लेकिन खतरा टल जाने के बाद भी मियां का डर खत्म नहीं होता। वह कांपते हाथों से रोते हुए निको को एक वॉइस मैसेज भेजती है, निको छुप जाओ, उन्होंने सबको मार दिया। वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे। खुशकिस्मती से इसके बाद बिना किसी और चेकिंग के कंटेनर को सीधे शिप पर लौट कर दिया जाता है। तब मियां तुरंत निको को कॉल करके यह खबर बताने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह मैसेज भेजती है कि उसका कंटेनर सुरक्षित जहाज पर चढ़ चुका है और वह कहाँ है। बेचैनी में मियां कंटेनर के उस छोटे छेद से बाहर झांककर निको के कंटेनर को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी निको का कंटेनर दिखाई नहीं देता। डर, थकान और सदमे से टूट चुकी मियां कंटेनर के एक कोने में सिमट जाती है और उसे खुद पता नहीं चलता कि वह कब सो गई। कुछ घंटों बाद अचानक एक जोरदार टक्कर के साथ मियां की नींद खुलती है और वह देखती है कि कंटेनर बुरी तरह हिल रहा है। घबराकर मियां कंटेनर के उस छोटे से छेद से बाहर झांकती है, जहां उसे दिखता है कि जहाज एक भयानक समुद्री तूफान में फंस चुका है। ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकरा रही हैं। इससे पहले कि मियां कुछ कर पाती, एक और जबरदस्त टक्कर के साथ मियां बेहोश हो जाती है। इन टक्कर का असर इतना भयानक था कि जहाज पर रखे कई कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, जिसमें मियां का कंटेनर भी शामिल होता है। जब मियां को होश आता है तब तक सुबह हो चुकी होती है। तभी मियां देखती है कि कंटेनर के अंदर पानी भर चुका है। मियां धीरे से उठकर बाहर झांकती है और उसे दूर दूर तक केवल पानी ही पानी और कुछ बंद तैरते हुए कंटेनरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मियां खुद को संभालते हुए सबसे पहले निको को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन की स्क्रीन अब काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसके अंदर पानी जा चुका था। इसके बाद कंटेनर में तलाश करते हुए मियां को एक पुराना कीपैड फोन मिलता है जो अभी भी काम कर रहा था। मियां तुरंत उसी फोन से निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच होने की वजह से फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर मियां हताश होकर कंटेनर में रखे डिब्बों को खोलकर देखने लगती है, इस उम्मीद में कि अंदर कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन सभी बॉक्स खोलकर देखने पर उसमें सिर्फ खाली लंच बॉक्स और बेकार का सामान ही मिलता है। पर इसी दौरान मियां को एक मजबूत टेप मिलती है, जिसका इस्तेमाल वो कंटेनर में बने छेदों को बंद करने में करती है और टेप के ऊपर समय लिख लेती है ताकि उसे बीते वक्त का अंदाजा होता रहे। इसी बीच मियां को कंटेनर के बाहर से कुछ लोगों की चीखने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर मियां तुरंत आवाज की दिशा में बढ़ती है और कंटेनर के एक छेद से बाहर झांकती है तो उसे दिखता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक कंटेनर धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। ध्यान से देखने पर मियां को पता चलता है कि यह वही कंटेनर है जिसमें निको बैठा था। अब वह कंटेनर धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है। कंटेनर के अंदर से लगातार मदद की चीखें आ रही थी। मियां बेबस होकर सब देखती रहती है। वह मदद तो करना चाहती है, लेकिन उसके पास मदद करने का कोई तरीका नहीं है। उसकी आंखों के सामने ही धीरे धीरे वह कंटेनर समुद्र की गहराइयों में समा जाता है और इसके साथ ही उस कंटेनर में मौजूद सभी लोगों की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। मियां इस मंजर को देखने के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि अब वह अपना पूरा परिवार खो चुकी थी। निराशा और दर्द के इस पल में वह पास पड़ी एक चाकू उठाती है और खुद को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हाथ अपने पेट पर ठहर जाता है और इसी पल उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। उसके साथ उसका अजन्मा बच्चा अब भी जिंदा है और इसी पल मियां के भीतर कुछ बदल जाता है। वह मरने का इरादा छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह बच निकलने का मन बना लेती है। यही सोच मियां को फिर से जीने का एक मकसद दे देती है। थकान, सदमे और गहरी चिंता के बीच मियां कंटेनर के एक कोने में सिमट कर सो
सो जाती है। आधी रात को अचानक से मिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि काफी सारा पानी कंटेनर के अंदर भर चुका है। खुद को डूबने से बचाने के लिए वह कंटेनर में टंगी एक रस्सी पर लटक जाती है, पर कंटेनर में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे पानी या मिया बाहर निकल सके। कुछ ही पलों में कंटेनर पूरी तरह पानी से भर गया, जिसमें मिया चीखते हुए डूब जाती है। लेकिन अगले ही पल मिया जाग जाती है। तब पता चलता है यह उसका केवल एक डरावना सपना था, लेकिन मिया समझ चुकी थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका देखा हुआ सपना जल्द ही हकीकत बन जाएगा। इसी डर के साथ मिया कंटेनर में बने जितने भी छेद उसे दिखाई देते हैं उन्हें वह टेप से बंद कर देती है और कुछ बड़े छेदों को कंटेनर में पड़े बक्सों के पीछे छिपा देती है। इसके बाद मिया कंटेनर के अंदर मौजूद काम की चीजों को ढूंढ ढूंढ कर अपने पास संभाल कर रखने लगती है, जिसमें 2 पानी की बोतलें, एक ब्रेड, थोड़ा सा बचा हुआ खाना और एक ड्रिल मशीन शामिल होती है। अभी कंटेनर में इतना पानी नहीं भरा है कि मिया कंटेनर की छत तक पहुंच सके, इसलिए जब पानी का लेवल कंटेनर की छत तक पहुंचने लायक हो जाएगा तब ड्रिल मशीन उसके काम आएगी। मिया अभी सामान मैनेज कर ही रही होती है कि तभी अचानक उसे फोन की घंटी सुनाई देती है। समुद्र के बीच कॉल आना मिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। घबराते हुए मिया तुरंत कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से निको की आवाज सुनाई देती है, मैं ठीक हूँ। यह सुनते ही मिया राहत की सांस लेती है। फिर मिया इमोशनल होकर कहती है कि उसे लग रहा था कि वह उसे हमेशा के लिए खो चुकी है, क्योंकि जिस कंटेनर में वह बैठा था वह कंटेनर उसकी आंखों के सामने समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। जिसके जवाब में निको कहता है कि तस्करों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था और अब वह शहर में है। मिया तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। यह सुनकर मिया टूटी हुई आवाज में बताती है कि वह शिप पर नहीं है बल्कि शिप से नीचे समुद्र में गिर चुकी है और अभी वह एक कंटेनर में फंसी हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। उसे नहीं पता कि वह कहाँ है और कब तक जिंदा रह पाएगी। निको उसे शांत करते हुए भरोसा दिलाता है कि वह उसे किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। तभी नेटवर्क कमजोर पड़ जाते हैं और कॉल बीच में ही कट जाती है। दर्द, डर और अकेलेपन के बीच कंटेनर में फंसे होने के तीसरे दिन मिया एक बच्ची को जन्म देती है, जिससे मिया बातें करती है, कहानियां सुनाती है और खुद भी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन खाने पीने की चीजें सीमित होने की वजह से मिया खुद बहुत कम खाना खा पा रही होती है, इसलिए उसके शरीर में उतना पोषण नहीं बन पा रहा था जितना कि बच्ची के पेट भरने को चाहिए। शुरुआत में बच्ची भूख और कंटेनर के माहौल में लगातार रोती रहती थी और हर बार मिया खुद को बेबस महसूस करती। फिर धीरे धीरे बच्ची भी उस कठिन माहौल की आदत डालने लगती है। मिया नोटिस करती है कि कंटेनर के अंदर पानी का लेवल काफी ऊपर आ चुका है और उसी पानी की मदद से अब वह कंटेनर की छत तक पहुंच पा रही है। जो देख मिया पहले से संभाल कर रखी ड्रिल मशीन उठाती है और कंटेनर की छत में ड्रिल करने लगती है ताकि बाहर निकलने का रास्ता बन सके। घंटों तक लगातार मेहनत करने के बाद भी मिया कंटेनर का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ड्रिल कर पाती है। अब उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी, लेकिन हार मानना अब उसके ऑप्शन में नहीं था। फिर लगातार ड्रिल करते करते अचानक मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन मिया हार मानने को तैयार नहीं थी। वह उसी चाकू को उठाती है जिससे कभी उसने खुद को मारने की कोशिश की थी और अब उसी से कंटेनर की छत काटने की कोशिश करने लगती है। लोहे की मोटी परत के सामने चाकू थोड़ी धीमी थी, पर मिया कोशिश जारी रखती है। बार बार कोशिश करते रहने के कारण उसके हाथ बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब तक मिया की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था और पीने का पानी भी लगभग खत्म हो गया था। फिर उसी रात अचानक कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है, क्योंकि बाहर कोई बड़ी समुद्री मछली बार बार कंटेनर से टकरा रही थी। सावधानी के लिए मिया अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और कंटेनर की दीवारों पर जोर जोर से मारकर आवाज करने लगती है ताकि वह मछली डर कर दूर भाग जाए। कुछ देर बाद अचानक से हलचल बंद हो जाती है और समुद्र फिर शांत हो जाता है। सुबह होते ही मिया फिर से कंटेनर काटने में लग जाती है, पर अचानक वह चाकू भी टूट जाता है। प्यास से परेशान होकर मिया कंटेनर में जमा समुद्री पानी बोतल में भरती है और अपने चेहरे पर पलट लेती है, क्योंकि मिया अच्छे से जानती है कि यह खारा समुद्री पानी पीने के लिए नहीं। इसके बाद मिया थक हार कर बेहोश हो जाती है। अचानक उसके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरती है, फिर दूसरी। मिया धीरे धीरे होश में आती है और देखती है कि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। मिया तुरंत कंटेनर में पड़े डब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा करने लगती है। जितना भी पानी जमा होता है वह सावधानी से पीती है और आगे के लिए इकट्ठा कर लेती है। प्यास बुझाने के बाद मिया का दिमाग काम करता है। वह कपड़े का एक टुकड़ा लेकर कंटेनर में बने कटे हुए हिस्से में फंसा देती है और उम्मीद करती है कि कपड़ा मजबूत साबित हो। फिर वह अपने शरीर की बची हुई आखिरी ताकत लगा डालती है और आखिरकार कंटेनर को खोलने में सफल हो जाती है। लेकिन बाहर निकलकर भी उसे वही नजारा दिखाई देता है जो कंटेनर के अंदर से दिख रहा था। चारों तरफ सिर्फ अनंत समुद्र। इसके बाद मिया अनजाने में बच्ची का डायपर समुद्र में फेंक देती है, जिसकी गंध से कुछ मछलियां उसके पास आने लगती हैं। मिया तुरंत एक साधारण सा हथियार बनाती है ताकि वह मछली पकड़ सके, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। थककर मिया वहीं लेट जाती है
तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक एरोप्लेन पर पड़ती है। मियाँ तुरंत कंटेनर के अंदर भागती है और वहां से एक शीशा ढूंढकर बाहर लाने लगती है, पर जल्दबाजी में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद मियाँ दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से ऊपर जाती है और शीशे से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके एरोप्लेन को मदद का संकेत देने लगती है। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उसका यह तरीका काम नहीं आता और इसी के साथ एरोप्लेन देखते ही देखते दूर चला जाता है। अब मियाँ के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि अगर उसने जल्दी ही अपने पैर के घाव का इलाज नहीं किया तो वह मारी जाएगी। यह समझते ही मियाँ कंटेनर के अंदर जाती है और मजबूरी में अपने घाव को समुद्र के खारे पानी से साफ करती है। फिर गहरी सांस लेकर एक पिन में नॉर्मल धागा डालती है। फिर बिना किसी एनेस्थीसिया और बिना किसी दवा के मियाँ खुद ही अपने घाव को सिलना शुरू कर देती है। दर्द इतना भयानक था कि वह बार बार बेहोश होने जैसी हालत में जा रही थी, पर हर बार अपनी बच्ची को देखकर वह हिम्मत जुटाती है और फिर आखिरकार पूरे घाव को सिल देती है। इसके तुरंत बाद बहुत ज्यादा दर्द के कारण मियाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है और एक जाल जैसी चीज बनाती है और उसी जाल की मदद से मियाँ आखिरकार कुछ मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर उन मछलियों को कच्चा खाकर ही अपनी भूख मिटाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। वक्त के साथ मियाँ के पैर का घाव भी भर जाता है। अब मियाँ ने समुद्र के बीच जीना सीख लिया था। इसी बीच वह हर रोज लंच बॉक्स में मदद के लिए संकेत भेजती, पर कभी भी उन संकेतों का कोई जवाब नहीं आया। करीब 20 दिन उसी कंटेनर में गुजर जाते हैं। फिर एक नॉर्मल रात की तरह मियाँ कंटेनर की छत पर खड़ी होकर दूर समुद्र को देख रही होती है। तभी अचानक उसके फोन पर निको का कॉल आता है। खुशकिस्मती से कॉल उठ भी जाती है। दूसरी ओर से निको कमजोर आवाज में कहता है, मियाँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मैं एक कंटेनर में छिपकर किसी तरह भाग रहा था। मैं बच तो गया लेकिन बुरी तरह घायल हूँ। बहुत खून बह चुका है, शायद मैं ज्यादा देर जिंदा तक नहीं रह पाऊँ। निको मुझसे वादा करो कि तुम जिंदा बच निकलोगी और अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी। मियाँ कहती है, हार मत मानो निको, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही कॉल कट जाती है। फिर किसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब कंटेनर के अंदर पानी लिमिट से ज्यादा भर जाता है। पर इसके लिए मियाँ पहले से ही तैयार थी। उसने पहले ही अपनी बच्ची के लिए एक छोटा सा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बना लिया था। अब मियाँ सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही थी जब कंटेनर पूरी तरह डूबने लगेगा। तभी उसे याद आता है कि कंटेनर के अंदर पीने के पानी का बॉक्स छूट गया है। उसे लेने के लिए मियाँ जल्दी से अंदर जाती है और बॉक्स ढूंढकर पकड़ लेती है, लेकिन वापस आते समय उसका पैर रस्सियों में बुरी तरह फंस जाता है और इसी बीच पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगता है। घबराहट में मियाँ गहरी सांस लेकर पानी के अंदर जाती है और एक नुकीले औजार से रस्सी काटने लगती है। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मियाँ रस्सी काटकर आजाद हो जाती है। फिर वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर किसी तरह कंटेनर से बाहर की ओर तैरती है। किस्मत से मियाँ सही सलामत बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही मियाँ सबसे पहले अपनी बच्ची को ढूंढती है। फिर मियाँ तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है। रात बड़ी मुश्किल से गुजर जाती है। अगली सुबह मियाँ देखती है कि कुछ दूरी पर आसमान में कई समुद्री पक्षी उड़ रहे हैं। मियाँ जानती थी कि जहाँ ऐसे पक्षी मंडराते हैं वहाँ अक्सर आसपास ही जमीन या इंसानों की मौजूदगी होती है। बस इसी उम्मीद के सहारे मियाँ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पर रखी मछलियों को पानी में गिराने लगती है ताकि उनकी गंध से पक्षी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मियाँ की यह तरकीब काम कर जाती है और कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी मियाँ के ऊपर मंडराने लगते हैं। खुशकिस्मती से थोड़ी ही दूरी पर एक मछली पकड़ने वाली नाव मौजूद होती है, जो पक्षियों की अचानक बढ़ती संख्या को देख उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। जब वे पास पहुंचते हैं तो उन्हें पानी में तैरता एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दिखता है, जिसके अंदर एक जिंदा बच्ची को देखकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी उनकी नजर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से बंधी एक रस्सी पर जाती है, जिसे खींचने पर पानी के अंदर से मियाँ की बॉडी ऊपर आती है। उसका शरीर ठंड और कमजोरी से नीला पड़ चुका था। दोनों मिलकर तुरंत मियाँ को नाव पर खींच लेते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि मियाँ अभी भी जिंदा है। दयालु औरत मियाँ को होश में लाने के लिए उसे मुंह से सांस देने लगती है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मियाँ धीरे धीरे होश में आ जाती है। होश में आने के बाद भी मियाँ को यकीन नहीं होता कि वह सच में बच गई है, जब तक कि उसकी बच्ची को उसके हाथों में नहीं दे दिया जाता। बच्ची की धड़कन महसूस करते ही मियाँ समझ जाती है वह आखिरकार मौत से लड़कर जिंदा बच चुकी है। ये एहसास होते ही मियाँ फूट फूट कर रोने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म जाती है।